नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी की इलेक्शन होने जा रही हैं और जब से इन इलेक्शनों की तारीखें की घोषणा की गई है उसके बाद सियासी हलचलें तेज हो चुकी हैं और इस इलेक्शन में बीजेपी की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। और बीजेपी को हराने के लिए जम्मू कश्मीर की तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, पीडीपी की बात करें या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो ये एक प्लेटफॉर्म पर आकर इलेक्शंस लड़ने वाली हैं। और इस महागठबंधन को पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन इसे नाम दिया गया है और भाजपा को हराने के लिए ये अलायंस बनाया गया है। तो क्या ये गुपकार डिक्लेरेशन भाजपा को इन इलेक्शनों में हरा सकता है या फिर भाजपा एक बार फिर जिस तरह से बिहार में महागठबंधन को हराकर भाजपा ने जीत हासिल की, तो क्या उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी भाजपा डीडीसी इलेक्शन में इस महागठबंधन जो बनाया गया क्या इससे जीत हासिल कर सकती है? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ करण शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि भाजपा के युवा नेता हैं। करण जी, डीडीसी की इलेक्शंस पहली बार जम्मू कश्मीर में होने जा रही हैं। भाजपा का देखा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है। भाजपा बड़े नेता जम्मू कश्मीर प्रचार के लिए आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कितना अहम रहेगा भाजपा के लिए ये डीडीसी की इलेक्शंस? देखिए, भाजपा के लिए हर एक चुनाव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होता है, क्योंकि चुनाव ही एक ऐसी प्रतिक्रिया है कि जिसमें आप सीधा तौर पर जनता के साथ जुड़ते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, उनके क्या मसले हल हुए हैं या क्या मसले उनके बकाया हैं, उन पर जो पार्टी है वो चिंतन करती है। और पार्टी जब जीत कर भी आती है या सत्ता में आती है वो भी जनता की वजह से ही आती है। और जब पार्टी सत्ता में आती है तो वो उन्हीं कार्यों को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहती है। जैसा आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। ऐसी क्या खामियां रही जम्मू कश्मीर के प्रशासन में पिछले 70 सालों में कि आज तक ये चुनाव हो ही नहीं पाए। आप जैसा जानते हैं कि एक एमपी या एमएलए जो होता है, उनकी जो वर्किंग लिमिट होती है, उनका जो एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है। और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना, प्रत्येक इलाके तक पहुंचना कई बार किसी सांसद के लिए या किसी विधायक के लिए मुश्किल भी हो जाता है। इसलिए जो डेवलपमेंट ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे, ज़मीनी सतह तक विकास पहुंचे, उसी के लिए इन इलेक्शंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि 73वीं और 74वीं अमेंडमेंट जो है भारतीय संविधान की, वो जितने भी हमारे जो लोकल बॉडीज़ हैं, म्यूनसिपल लिमिट्स हैं, या जैसा कि अभी हमने बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पे, ऐसी चीज़ों को सशक्त करने में इन दो अमेंडमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। और पिछले 70 सालों में ये अमेंडमेंट्स को लागू क्यों नहीं किया गया, ये पूरी जनता के सामने है, जम्मू कश्मीर की जनता के सामने है। आप खुद जानते हैं कि किस तरह गिने चुने परिवारों को इन चीज़ों का लाभ मिलता रहा। 70 साल होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में ज़मीनी सतह तक विकास क्यों नहीं पहुंचा? हमने ऐसे ऐसे प्रदेश भी देखे हैं भारत में ही कि जहां पर प्राकृतिक आपदा आती है और साल 2 साल के अंदर ही वो जो प्रदेश हैं अपने पैरों पर फिर खड़े हो जाते हैं, और जो उनकी स्थिति उस दौरान रहती है आपदा के दौरान, वो दिखती ही नहीं है बाद में। क्योंकि वहाँ पर जो नेता हैं वहाँ पर वो प्रयासरत है कि जनता तक हर मूलभूत सुविधा पहुँचे। लेकिन कश्मीर केंद्रित कुछ पार्टियां ऐसी थी, जैसे कि एनसी है, पीडीपी है, और अब तो कांग्रेस भी इनके साथ ही मिल चुकी थी। लेकिन उन्होंने कांग्रेस को एंटरटेन नहीं किया तो कांग्रेस को फिर छोड़ना पड़ा। जब कांग्रेस ने देखा कि जनता जो है इस पीएजीडी के खिलाफ है, तो कांग्रेस को मजबूरन उस दल को छोड़ना पड़ा। और कांग्रेस को तो वो उनका शेयर भी जो थे उससे भी बहुत कम सीट्स दे रहे थे। तो कांग्रेस के लिए एक बहुत ही मुश्किल स्थिति पैदा हो चुकी थी उस समय कि हम क्या करें। उनकी राजनीति, जैसा आपने देखा कि बिहार के जो रिजल्ट्स आए, बिहार चुनाव में जो जनता का जनादेश था वो पूरा का पूरा भाजपा की तरफ था। बेशक भाजपा वहाँ पर 110 सीटों पर लड़ी, लेकिन दूसरे नंबर पर वो पार्टी आई है। लेकिन आरजेडी जो है 144 सीटों पर वहाँ लड़ी थी, और 1-2 सीटों का ही फर्क है भाजपा और आरजेडी पे वहाँ पे, और भाजपा उनसे 35 सीटें कम पर लड़ी है। इसलिए आपके सामने ये क्लियर है कि भाजपा का जो आज पॉपुलैरिटी ग्राफ है
वो इस जनता की वजह से, हमारे देश की जनता की वजह से आज बहुत ऊंचा हो चुका है, और इसका श्रेय पूरा का पूरा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। करण जी, डीडीसी इलेक्शंस की बात करें तो ये साफ हो चुका है कि भाजपा इसे काफ़ी सीरियसली ले रही है इस इलेक्शन को, क्योंकि बड़े नेता जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो उनकी भी उम्मीदवारी जो है भाजपा ने रखी है। एक्स एमएलए भी इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और अनुराग ठाकुर जी जो कि भाजपा अपने केंद्र मंत्री भी हैं वो भी यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो कितना अहम रहेगा भाजपा के लिए ये इलेक्शन, और इस बार महागठबंधन जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आ गई हैं भाजपा को हराने के लिए। तो क्या लगता है कि भाजपा कितना ज़्यादा अहम रहेगा भाजपा के लिए इलेक्शन, और कितनी सीटें लेगी? क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है जिस तरह से विधानसभा के चुनाव हो रहे हो, इस तरह से भाजपा अपनी रणनीति बना रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि चुनाव सांसद का हो या किसी म्यूनसिपल लोकल बॉडी का हो, भाजपा हर एक चुनाव को एक ही तरह से लेती है, और हर सीरियसनेस के साथ उस चुनाव में उतरना, अपने प्रत्याशियों को उतारना, और हम लोगों तक किस तरह पहुँचे, मैन टू मैन कॉन्टैक्ट या मैन टू मैन स्ट्रैटेजी जो भाजपा की शुरू से ही रही है, उस पर हम लोग काम करते रहे हैं और काम करते रहेंगे आगे भी। हर एक कांग्रेस की चुनाव अगर बात करें तो कांग्रेस ने अभी तक एक भी चुनाव प्रचार नहीं किया है इस दौरान, और उम्मीदवार भी अभी तक कोई उतारा नहीं। हमें अभी तो कोई जानकारी नहीं मिली कि भाजपा ने कोई माफ़ कीजिए कांग्रेस ने अपने कोई उम्मीदवार उतारा हो। तो कांग्रेस, क्या लगता है कि कांग्रेस अभी भी सोच में है कि क्या हम गुटखा के साथ जाएं या फिर अलग से लड़े? देखिए, कांग्रेस ने तो शुरू से ही एनसी और पीडीपी के एजेंडे को सपोर्ट किया है। जब महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, कांग्रेस की उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जब फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमें 370 वापस लाने के लिए शायद हम चाइना से मदद मांगेंगे, उस पर भी कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो इसका मतलब कांग्रेस अब एक ऐसा दल बन चुका है, वैसे तो देश का बहुत पुराना राजनीतिक दल है, लेकिन अब कांग्रेस एक ऐसा दल बन चुका है कि जिसमें कांग्रेस अपने लोगों की सुनने की बजाय बाहर के लोगों की सुनना शुरू कर दी है। क्या अब कांग्रेस पाकिस्तान से चलती है या कांग्रेस अब चाइना से चलती है, ये कांग्रेस अध्यक्ष को साफ तौर पर सबके सामने बताना चाहिए। अगर उनके ऊपर लोग, जनता ही खुद बोल रही है कि पाकिस्तान के एजेंडे पर चल रहे हैं या चाइना के एजेंडे पर चल रहे हैं, तो कांग्रेस अध्यक्ष क्यों नहीं इस पर कोई बयान देते। और जैसा कि अब पीएजीडी पे अगर हम बात करें तो पीएजीडी एक अलायंस जो इन 2-3 दलों ने मिलकर बनाया है, ये अपने आप से कहते हैं कि हमने कश्मीर के हित के लिए ये अलायंस बनाया है। तो आपने उस अलायंस का नाम गुपकार डिक्लेरेशन ही क्यों रखा? क्योंकि इन 2-3 लोगों के घर जो हैं गुपकार रोड पर, इन्होंने क्यों नहीं उसको पीपल अलायंस फॉर कश्मीर डिक्लेरेशन रखा, या कश्मीर पीपल अलायंस क्यों नहीं रखा? इन्होंने क्यों गुपकार अलायंस ही उसका नाम क्यों रखा? क्योंकि 2 महीने पहले भी इन लोगों को नोटिस जा चुके हैं कि आपके जो गुपकार रोड पर घर हैं उनको आप खाली कीजिए। तो अब मुझे लगता है ये उन्हीं चीज़ों को बचाने के लिए इस अलायंस का भी नाम इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को डराने के लिए गुपकार डिक्लेरेशन रख दिया। अगर ये कश्मीर के हित की बात करते होते तो कश्मीर के नाम पर उस अलायंस का नाम रखते, लेकिन ये आज भी उन 2-3 परिवारों को बचाने की ही कोशिश कर रहे हैं। करण जी, जब से जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 और 35 को हटाया गया तो उसके बाद तमाम नेताओं को नज़रबंद किया गया था, और जब इनकी नज़रबंदी हटाई गई तो महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया था कि हम जब तक धारा 370 वापस नहीं आएगी तब तक हम किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन अब एक महागठबंधन बनाया गया है। महागठबंधन में ये तमाम नेता, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों, चाहे पीडीपी के हों, चाहे और किसी राजनीतिक दल के हों, वो सब इन इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो क्या बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जनता को? देखिए, ये तो पिछले 70 सालों से इनका यही काम रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1947 के बाद जब से इन लोगों ने इस प्रदेश की सत्ता को संभाला, तो ये तब से ये लोग जम्मू कश्मीर की जनता को बरगला ही रहे हैं। अगर इनको इतना अपने आप में दर्द महसूस होता कि जम्मू कश्मीर की जनता के साथ भेदभाव हो रहा है, तो क्यों जब उमर अब्दुल्ला जब सीएम बने थे उन्होंने खुद ही क्यों बोला कि हमारे देश में लाखों युवा बेरोजगार हैं? क्या उन्होंने पिछले 50 सालों का इतिहास नहीं देखा था? 50 सालों से तो कभी उनके दादाजी, कभी उनके पिताजी, कभी उनके अपने मुफ्ती मोहम्मद सैयद, फिर उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद, इन्हीं की मतलब विचारधारा के लोग ही मुख्यमंत्री बनते रहे ना।
मतलब 3-4 दशकों तक तो इन्हीं का परिवार ही रहा ना मुख्यमंत्री के पद पर। तो तब ये हमारे युवा साथियों की जो बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं उनका हल क्यों नहीं निकाल पाए थे। और आज ये फिर बोल रहे हैं कि हम जो 70 साल पुरानी जो समस्या है, 70 सालों से जो समस्या चल रही है उनका हल करेंगे। आप 70 साल से क्या कर रहे थे पहले आप उसका हिसाब दीजिए, फिर उसके बाद हम जनता जो है वो आप लोगों से पूछेगी कि ठीक है जब आप उस चीज़ का हिसाब दे देंगे तब हम आपको मौका देंगे। लेकिन आज भी इनकी ये राजनीति वही है कि 3-4 परिवारों को फ़ायदा मिले, हम वापस जम्मू कश्मीर की सत्ता पर अपना जो राज है वो काबिज़ कर लें, ताकि जनता जो है हमारे नीचे ही रहे, जितनी भी अफसरशाही है हमारे नीचे ही रहे और हमारे ही हाथों से जो है जम्मू कश्मीर का काम जो है चलता रहे और हम ही जो है इन मुख्य पदों पर बैठे रहें। महबूब मुफ्ती का ये कहना है कि जम्मू में आकर उन्होंने एक प्रेस वार्ता की थी और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि देश संविधान से नहीं भाजपा की विचारधाराओं से चल रहा है। आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, संविधान के मुताबिक ही धारा 370 जो है वो एक टेम्परेरी प्रोविज़न था और उस टेम्परेरी प्रोविज़न को तो हटना ही था। वो टेम्परेरी प्रोविज़न भी हट गया और भाजपा ने कोई ऐसा नहीं कि अपने आप से ये फैसला लिया। 370 को हटाने, राम मंदिर को बनाने का फैसला कोर्ट का फैसला था। 370 को जब हटाया गया तो एक पूरी ही लॉफुल प्रतिक्रिया जो थी प्रक्रिया उसके मुताबिक हम लोग चले। भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इन्होंने डीप रिसर्च की है इन चीज़ों पर। कितने कितने वकीलों की टीम जो है वो इसी चीज़ पर रिसर्च करती रहेगी क्या 370 वैलिड है या इनवैलिड है। लेकिन अंत में तो जाकर यही पता चला ना कि ये 370 जो है ये संविधान के खिलाफ। नेताओं का तो ये कहना है कि जब जम्मू कश्मीर विधानसभा होती तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा को ही हक था धारा 370 को खात्मा करे या क्या करे, अमेंडमेंट करे। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा तो थी नहीं। अगर ये विधानसभा में ही रहकर इसको अबॉलिश करना चाहते थे 370 को, तो इन्होंने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं किया। ये भी तो कह सकते थे कि 370 जो है विकास के आड़े आ रहा है, भारत की मुख्य धारा के साथ मिलने में जो है आड़े आ रहा है, तब इन्होंने अपने समय पर ऐसे फैसले क्यों नहीं लिए। आज ये कहते हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये फिर उन्हीं चीज़ों को वापस हासिल करना चाहते हैं। कश्मीर के युवा को जो आज इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है या अपने एंटरप्रेन्योरशिप के नए प्रोग्राम्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं उनकी तरफ जा रहा है, ये वो नहीं चाहते। ये चाहते हैं फिर वो लड़के जो हैं वो हमारे इशारों पर चले और पत्थर मारे। क्या हमारे देश का भविष्य ऐसा होना चाहिए कि हर लड़का जो है वो अपने घर से सुबह निकले और पूरा दिन पत्थर मारता रहे और शाम को पुलिस वाले उसे पकड़ के ले जाएं, ऐसा PSA या कुछ ऐसा स्ट्रिंजेंट लॉ उसके ऊपर लगाएं और उसका करियर खराब हो जाए। लेकिन ये लोग तो फिर भी अपनी कुर्सियों पर ही बैठे रहेंगे ना, इन लोगों पर तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। जैसे गृह मंत्री अमित शाह जी ने ट्वीट के माध्यम से गुपकार डिक्लेरेशन जो गैंग बनी है उस पर एक तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये गुपकार जो गैंग बना है ये आतंकवाद को जब कश्मीर में वापस लाने के लिए बना हुआ। और उसके बाद DDC इलेक्शन में खलबली मचाने के लिए 4 आतंकवादी भी जो है वो घाटी पहुंचाए जा रहे थे, जिन्हें रास्ते में ही उनका खात्मा कर दिया गया। तो क्या लगता है कि अभी तक किसी भी गुपकार गैंग के जो सदस्य हैं, गुपकार डिक्लेरेशन के जो लोग हैं, अभी तक उन्होंने इस चीज़ पर कुछ भी नहीं कहा? देखिए, कई बार तो चुप रहना ही अपने आप में साबित कर देता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जब मैं छोटा था तो फारूक अब्दुल्ला जी NC के जो पैटर्न हैं वो चीफ मिनिस्टर होते थे, लेकिन बीच बीच में हमें ये खबरें को सुनने को मिलती थी कि आज फारूक अब्दुल्ला जी यहाँ गए तो 500 मीटर की दूरी पर बम गिरा, आज फारूक अब्दुल्ला जी यहाँ गए तो 1 किलोमीटर की दूरी पर बम गिरा। आतंकवादी जब किसी मिशन पर निकलते होंगे तो वो ये सोचकर ही निकलते हैं कि हमें इस आदमी को ख़त्म करना है। ये तो आप पॉलिटिकल स्टंट्स करवा रहे हो लोगों को बताने के लिए कि नहीं, मुझ पर भी आतंकवादी हमले होते हैं, और आप इन चीज़ों पर चुप्पी भी साधते हो जब ये हमले आम जनता पर होने लगते हैं। DDC इलेक्शंस में इतना बड़ा कांड होने वाला था, 4 आतंकवादी जिनके पास से दर्जनों हथियार बरामद हुए, AK-47 क्लाशनिकॉव जिसको कहते हैं, ये बरामद हुई और ग्रेनेड्स थे। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा ही कांड होने वाला था। सैकड़ों लोगों को जो है वो मारने की जो प्लानिंग की जा रही थी इन आतंकवादियों द्वारा, और इस पर भी इन लोगों ने चुप्पी साधी है। तो मुझे तो इसमें भी कोई ना कोई गड़बड़ लगती है।
क्या लगता है कि एक बड़ी साजिश के तहत आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में भेजा जा रहा है, और अभी भी जो सुरक्षा एजेंसी को ये कहना है कि अभी भी कम से कम 200 आतंकवादी जो है वो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि डीडीसी इलेक्शंस एक ऐसी इलेक्शंस हैं जहाँ पर लोग खुलकर वोट करेंगे, चाहे कश्मीर की बात करें चाहे फिर जम्मू की बात करें। तो कश्मीर के लोग भी खुलकर सामने आ रहे हैं, भाजपा का समर्थन कर रहे हैं वहाँ पर। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं को भी लगातार वहाँ पर टारगेट किया जा रहा था वहाँ पर? जी बिल्कुल किया जा रहा था। पिछले कई सालों में आपने देखा है कि हमारे बहुत नेताओं ने शहादत दी है इस देश के लिए, क्योंकि उन्होंने भारत का झंडा वहाँ पर उठाया था। और मुझे लगता है किसी न किसी डर के कारण वहाँ के लोग भी जो हैं वो खुलकर शायद नहीं आते हों, लेकिन अंदर से आज उनके दिल में भारत माता की जय का नारा लगता है और भाजपा के लिए उनका दिल धड़कता है। आज मुझे लगता है कि 80 से ज़्यादा सीटों पर हमारे प्रत्याशी कश्मीर में भी उतरे हैं डीडीसी इलेक्शंस में, और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट वो लेकर आएंगे, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी में भी ठीक रिजल्ट हमारा वहाँ पर आया था। लाल चौक जो एक कश्मीर का बहुत ही प्राइम चौक है, वहाँ से जो कॉरपोरेटर हैं वो भाजपा के जीते हुए कॉरपोरेटर हैं। तो इसका मतलब कश्मीर में भी ऐसी विचारधारा के मैक्सिमम लोग हैं, मैक्सिमम लोग मैं कहूँगा मोर देन मेजॉरिटी, मैक्सिमम लोग जो हैं जो आज भारत माता की जय कहते हैं। एक आपको छोटा सा सवाल करना चाहूँगा। भाजपा लगातार गुपकार गैंग को ये कहती है कि वो एक सड़क से निकला हुआ एक डिक्लेरेशन है। गुपकार एक सड़क का नाम है और सड़क से निकला हुआ ये एक डिक्लेरेशन बनाया है इन्होंने। अब वो गुपकार डिक्लेरेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में भी अपने कदम जो है वो उन्होंने रखे हैं। उन्होंने बहुत सारे नेताओं को, जम्मू के बहुत सारे लोगों को, छोटे नेता हों चाहे बड़े नेता हों, बहुत सारे लोगों को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खुद पर्सनली कॉल किया है, लेकिन गुपकार डिक्लेरेशन में जम्मू का एक भी नेता शामिल नहीं हुआ। तो साफ तौर से जम्मू ने तो पूरी तरह से इन नेताओं को नकार दिया है इनको। जम्मू ने तो नकारा ही है, लेकिन आपके माध्यम से मैं मेरे जो कश्मीर में भाई बहन हैं उनसे भी मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, ज़ोराष्ट्रियन, जितने भी समाज हमारे देश में रहते हैं सब आते हैं। तो आप अगर ये कह लें कि हम लोगों को यूनाइट होना है और एक ही तरफ वोट डालना है, गुपकार डिक्लेरेशन जो बनाई है वो कश्मीर के हित के लिए बनाई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरे कश्मीर के भाई मुझे सुन रहे हैं तो मेरी आप लोगों से बस यही अपील है कि आप लोग एक बार भाजपा पर भरोसा करके देखिए, वहाँ पर कमल खिला के देखिए। जो विकास गुजरात में हुआ, बिहार में हुआ, हिमाचल में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ और भी विभिन्न प्रदेशों में हुआ, कितनी यूटीज़ में हुआ, वो विकास जो है मोदी जी कश्मीर की जनता तक लेकर जाना चाहते हैं। जम्मू तक तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन कश्मीर की जनता तक भी वो विकास को लेकर जाना चाहते हैं। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है आपके माध्यम से वरुण जी, कि इस बार भाजपा को इन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस में विजयी बनाएं, ताकि जो मोदी जी का विकास रथ जो पूरे देश में इस वक्त छाया हुआ है वो जम्मू कश्मीर से भी अछूता ना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया करांजी हमसे बातचीत करने के लिए। तो डीडीसी इलेक्शंस जल्द होने वाले हैं और इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी हैं, और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो इस जंग में कूद चुके हैं, और सियासी हलचलें हैं वो भी काफ़ी तेज हो चुकी हैं। अब देखना ये है कि क्या भाजपा इस महागठबंधन को हराएगा, या फिर ये जो गुपकार डिक्लेरेशन बनाया गया है खासकर कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि जम्मू के तमाम लोगों ने, तमाम नेताओं ने तो इस डिक्लेरेशन को पूरी तरह से नकारा है। अब इलेक्शन में ये साबित होगा कि क्या कश्मीर में भी गुपकार डिक्लेरेशन को समर्थन मिलेगा, या फिर कश्मीर के लोग भी इस गुपकार डिक्लेरेशन के खिलाफ हैं। बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।